हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने कल के एपिसोड्स के अंदर देखा था, नितिन ने स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर जाकर कितनी खतरनाक तबाही मचाई थी। और वहीं दूसरी तरफ कॉम्बैक्ट मास्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा चुल मची हुई थी और वह सभी अब वीपी क्लब से मिलने के लिए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। और वहां पर केवल एक के बाद एक ऋषभ को बहुत सारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स मिल गए थे, लेकिन कॉम्बैक्ट मास्टर्स को बीच रास्ते में छोड़ते हुए ऋषभ अकेला ही वीपी क्लब के पास में आ गया था। और वहीं भी हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जैसे ही रौनक सुना कि ऋषभ वहां पर उनको चैलेंज करने के लिए आया था और उनकी ताकत देखने के लिए आया था, उसी के साथ में रौनक ने अपना हाथ उठाया और उससे कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है और हमारे साथ में आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा को पूरी कर देता हूँ। जैसे रौनक ने अपना हाथ उठाया, अचानक से वीपी क्लब के सभी जो भी साधना कर रहे थे वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी और उन सभी को देखने के बाद में रौनक ने कहा, ठीक है, अगर आप जिसको भी लड़ने के लिए चुनते हैं आप उसके साथ में लड़ सकते हैं। आप जिस टेक्निक का यूज करना चाहते हैं आप उस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सभी आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। रौनक ने तो केवल ऐसे सादा सिंपल तरीके से कह दिया था, लेकिन उसको तोड़ना पता था कि उसके उन शब्दों का वार ऋषभ के दिल के ऊपर ऐसा होगा कि वह अपनी जगह से ही हिल जाएगा। ऋषभ का पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि अचानक से उसको पूरी तरफ से वीपी क्लब के स्टूडेंट द्वारा घेर लिया गया था। क्योंकि ऋषि यहाँ पर आया था उनको चैलेंज करने के लिए, लेकिन ऐसे नॉर्मल और कमजोरों को नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो सब तो ऋषि को ऐसे देख रहे थे कि वहाँ पर कोई उनके लिए एक बकरा आ गया हो जिसको वह हलाल कर खाने वाले हो। क्योंकि सभी की सभी इतने ज्यादा बड़ी स्माइल के साथ में उसको देख रहे थे, जैसे कि वो बोल रहे हो कि प्लीज मुझे चुनना, प्लीज मुझे चुनना। उन सभी को देखने के बाद में ऋषभ अपने मन ही मन में सोचने लगा, अरे किसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा दूर से आए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो केवल यहाँ 5-10 किलोमीटर दूर से ही आए हुए हैं। मुझे तो इनको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये रोसा साम्राज्य से बहुत दूर स्थित, जहाँ से आना में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं, होंगन मास्टर टीचर अकेडमी से आए हुए स्टूडेंट नहीं लग रहे मेरे को। क्योंकि इनके शरीर के ऊपर और इनके चेहरे के ऊपर वो बिल्कुल स्माइल देखकर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता कि ये सभी थके हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर की सोच विचार के बाद में ऋषभ समझ गया था कि ये क्यों इतने ज्यादा उत्सुक लग रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं यासीन से लड़ने के लिए आया हूँ और इनको कोई बकरा मिल गया होगा। अरे भाई, ये सभी क्या मेरे को पागल समझ रखे हैं जो यहाँ पर ऐसे मुंह उठाकर दौड़े चले आए जैसे कि यहाँ मिठाई बट रही हो। चल छोड़ ऋषभ, मुझे पता है कि कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने ऐसा कुछ कहा था, अब इनका कुछ कर तो सकते हैं नहीं, लगता है सारे पागल हैं। उसके बाद में ऋषभ ने अपने झटकों को एक तरफ दबा दिया और उसके साथ में उन्होंने उससे कहा, देखो दोस्तों, मैं संत लेवल स्टेज 1 का एक लड़ाकू हूँ, इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी में से कोई भी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर हो तो वह मेरे से लड़ने के लिए आगे आ सकता है। क्योंकि हम सभी यहाँ पर केवल एक फ्रेंडली मैच करने के लिए जा रहे हैं और हम सभी एक दूसरे की ताकत को परीक्षण करेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा कुछ आगे जाना चाहिए। और जब हम सभी एक दूसरे के साथ में सेम साधना लेवल के साथ में लड़ेंगे तो उसके साथ में हमें इस चैलेंज का पता भी चल जाएगा कि किसके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। क्योंकि ऋषभ के मन के अंदर अलग ख्याल चल रहे थे। क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर वह अपने से कमजोर लेवल के एक लड़ाकू को चैलेंज करता है और उसके बाद में वह हार जाता है तो वह उसके ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगा देगा। और इससे अलग अगर वह संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू के साथ में लड़ता है तो उसके अंदर वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऋषभ की बात सुनने के बाद में रौनक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने कहा, संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू। और इसके साथ में ही रौनक बहुत ही बड़ी चिंतन के अंदर पड़ गया था। क्योंकि इनके इस बैच को स्टार्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ समय के अंदर ये इतने ज्यादा हाई लेवल को तो अचीव कर नहीं सकते थे। और इस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी नए हैं। तो आपको एक संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू चाहिए, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो 1 मिनट आप रुकिए, मैं उसको यहाँ पर बुला लेता हूँ। फिर रौनक पीछे पलटता है और पीछे खड़ी हुई एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए उसको आगे बुला लेता है। रौनक का इशारा देखकर वो लड़की धीरे धीरे उसके पास में चली आती है। वो लड़की कोई और नहीं थी, वह सिमर थी जिसको अभी रौनक ने बुलाया था। क्योंकि उनके ग्रुप के अंदर केवल वही थी जिसका लेवल अभी संत लेवल स्टेज 1 के अंदर था। उसके बाद में रौनक सभी तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास में यहाँ पे संत लेवल स्टेज 1 का कोई भी लड़ाकू नहीं है, इसीलिए अब आपको इनसे ही लड़ना होगा। क्योंकि हमारे इस ग्रुप के अंदर केवल यही है जो अभी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन रौनक तो अपने मन ही मन में सोच रहा था, अरे भाई, मैंने क्यों सिमर को आगे बुला लिया, पता नहीं अब इस बेचारे ऋषभ की क्या हालत हो जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक लड़ाकू है और इसके साथ में ये तो प्रिंसिपल नितिन के साथ में बहुत समय तक रही है और उनसे बहुत से निर्देश भी जारी किए हैं। रौनक इसलिए परेशान
परेशान था, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि सिमर नितिन की तो स्टूडेंट थी। हाँ, माना कि वो डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन वो थी तो स्टूडेंट ही, और उसने नितिन से बहुत सी लड़ाई टेक्निक्स और अपनी साधना को बहुत ज्यादा मजबूत करवा लिया था। इसी वजह से अब रौनक ऋषभ की बहुत ज्यादा ही टेंशन होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने शिमरन को देखने के बाद में ऋषभ हैरान रह गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं इस लड़की से लड़ने वाला हूँ? अरे भाई, तुम पागल वागल हो गए हो? मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता। ऋषभ शिमर को अपने सामने देखने के बाद में बहुत चक्का रह गया था, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आज उसे एक लड़की के साथ में चैलेंज करना होगा। इसीलिए वह रौनक के ऊपर भड़क उठा। ऋषभ की बात सुनने के बाद में रौनक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शिमरन ने कहा दिया, क्यों, क्या हुआ? लड़की से लड़ाई करने में तुम्हारी फटती है क्या, जो तुम लड़कियों से लड़ते नहीं हो? जैसे सिमर की वह बात ऋषभ ने सुनी, ऋषभ की तो अब आंखें ही तन गई और उसने कहा, ए लड़की, मैं किसी से नहीं डरता, और एक लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्या है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कोई चोट वोट लग जाएगी तो तुम रोने लगोगी। ऋषभ ने ऐसा सिमर से कह दिया था, लेकिन उसके बाद में शिमर ने जैसे ही ऋषभ के मुंह से वह शब्द सुने, अब उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो ना तो आ जाओ, करो तुम्हारे वार स्टार्ट। लेकिन मैं पहले बता देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो तुमने मेरे से कहा था ना, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। ये देखते हुए कि शिमर अब बिल्कुल भी समझने के लिए रेडी नहीं थी, ऋषभ भी तैयार हो गया और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, और उसने जोर से अपना एक कदम जमीन के ऊपर पटका, जिसके साथ में जमीन के अंदर बहुत ज्यादा शॉक वेव्स बनने लगी और आसपास की पूरी हवा के अंदर चेंजेस आने लगे। उसके बाद में फिर वह अपने हाथ का वार करता है और उसके साथ में अब उसकी बहुत सारी आकृतियां आसमान के अंदर छा जाती है, जो पूरे आसमान को घेर लेती है। 1000 बॉडी आर्ट ये एक ऐसी आर्ट थी जिसके साथ में बहुत से अपने क्लोन्स बनाए जा सकते थे। इसके साथ में किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार सामने वाला प्रतिद्वंदी कहां से अटैक करने वाला होगा। उसके अगले ही पल ऋषभ ने जल्दी से अपने कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली, और देखते ही देखते सभी क्लोन्स के हाथों के अंदर भी अब अपनी एक एक तलवार आ गई थी। ऋषभ ने 2 फिंगर्स का यूज करते हुए उस तलवार को ऐसे देखने लगा जैसे कि उसके अंदर कोई ओरा डाल रहा हो। इसके साथ में ही तलवार पूरी तरह से चमकने लगी और उसके अंदर से पर्पल ओरा बाहर निकलने लगा। इसके साथ में ऋषभ ने अपना वह हाथ पर किया और उसके अंदर से बहुत सारी पर्पल लाइट्स आसमान के अंदर जाने लगी। उन सभी क्लोन्स की लाइट्स अब एक ही बिंदु के ऊपर जाकर आसमान को फाड़ रही थी, और वहीं पर ही अब एक बड़ा सा तूफान बनने लगा। और कुछ ही पल के अंदर ऋषभ ने अपनी तलवार को आगे की तरफ घुमाया, और जहां पर उसने इतनी देर एनर्जी डाली थी, अब उसके अंदर से एक ड्रैगन के साथ में एक बड़ी सी तलवार बाहर निकलती हुई आ रही थी। वह ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वह तेजी से अब शिमर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के उस तरह के वार को देखने के बाद में शिमर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह कहती है, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक किया। उसके बाद में उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसने जमीन के ऊपर मार दिया। जैसे उसने ऐसा किया, और उसी के साथ में पूरी जमीन हिलने लगी। वह अटैक देखने से बहुत ज्यादा साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया था, जमीन के ऊपर एक बड़ी सी दरार बन गई और उसके अंदर से एक बड़ा सा पाम अटैक बाहर निकलकर जाने लगा, जो पूरी तरह से स्टोन से बना हुआ था। इस समय सिमर को ऋषभ के उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके चारों तरफ कितने सारे क्लोन्स बने हुए हैं। बस वह तो अपना अटैक ऋषभ की तरफ ही भेज रही थी, क्योंकि उसने उसकी वह पोजीशन पता लगा ली थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ऋषभ ने देखा कि वो पाम अटैक तो सीधा उसी की तरफ बढ़ा आ रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसके पूरी बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो गए और वह पसीना पसीना हो चुका था। भले ही सिमर का वह अटैक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लेकिन ऋषभ समझ चुका था कि उसका वह अटैक उसकी बॉडी के कौन से हिस्से की तरफ निर्देशित किया गया था। उसके साथ में ऋषभ ने सारी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद में वो पता लगा सकता था कि अगर वो कोई सी भी तरफ जाए, लेकिन उसके बाद में भी वह पाम अटैक उसको आकर छुएगा ही। अब इसीलिए ऋषभ के पास में कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने अब अपना अटैक चेंज करने के बारे में सोचा, क्योंकि अब उसके पास में उस अटैक को डॉज करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसी के साथ में ऋषभ ने अपना एक पाम अटैक सिमर की तरफ भेज दिया, लेकिन जिससे पहले कि सिमर के पास में वो अटैक पहुंच पाता, सिमर ने अपने पाम अटैक को दूसरी जगह निर्देशित कर दिया और दोनों का पाम अटैक एक दूसरे के पास से दूसरी जगह जाकर लग जाता है। उसके बाद में ऋषभ का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और वह समझ चुका था कि अब वह उससे
दूर दूर से फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए उसने सोचा कि शायद ये एक लड़की है तो इसकी स्ट्रेंथ मेरी जितनी नहीं होगी। इसीलिए उसने सोचा कि अब उसके साथ में केवल स्ट्रेंथ के साथ में लड़ना ही सही रहेगा। उसी के साथ में अब उसने जल्दी से अपना पाम अटैक तैयार करना शुरू कर दिया। अपने पाम अटैक को तैयार कर कर वह सिमर की तरफ भेजने वाला था कि अचानक से सिमर अपनी जगह से गायब हो जाती है। सिमर को अपने सामने से गायब होते हुए देख उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वह समझ चुका था कि उसने इस बार कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ऋषभ का पूरा शरीर कांपने लगा था क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि वास्तव में जो उसके सामने लड़की खड़ी हुई थी उसका इरादा यहाँ पर केवल उसको जाल के अंदर फंसाने का था।